है इस वक्त, लेकिन सुशांत सरीन और मैं स्वस्ति राव से जानना चाहूंगा। ये एक सिचुएशन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस स्वस्ति जी है तो सही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक कनंड्रम भी है, इसको कहते हैं कि भारत कैसे इस पे निष्पक्ष रहे, और पक्ष अगर लेना हुआ तो फिर किसका पक्ष ले? उस देश का पक्ष ले जिसने 1971 में हमारा साथ दिया था और जिसकी वजह से आज हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल और न्यूक्लियर सबमरीन जैसी टेक्नोलॉजीज हैं, सुखोई जैसे विमान हैं, डिफेंस में हमको हमारा सबसे ज्यादा हर तकलीफ में हमारा साथी रहा है रूस? या फिर उस देश के साथ जिसकी आप अब हमारी नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिनके साथ $300 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट का ट्रेड है और जिसके साथ हम क्वाड की रचना करने की कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए, मेरा आपको आई होप मेरी आवाज आपको साफ साफ आ रही है। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी इसमें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो हम जो ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, वो निर्णय ऐसे व्यक्तिगत सब्जेक्टिव असेसमेंट पर नहीं लिए जाते हैं, बल्कि एक नेशनल इंटरेस्ट को क्या बेस्ट सूट करता है, इस तरह की स्ट्रैटेजी पे लिए जाते हैं। तो बिल्कुल सच बात है कि भारत का मित्र रहा है रूस, और अगर भारत के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे और बहुत सारे कारण हैं। देखिए, वो कोई ऐसा रूस ने हमारे लिए कोई परोपकार नहीं किया है। ये बिडिंग का सिस्टम है, हमारे डिफेंस एक्विजिशन में बिडिंग होती है, और जो प्रोसीजर है, और उसमें जनरली रूस जो होता है वो लोएस्ट बिडर होता है, और सबसे कम पैसों पे हमें अच्छी टेक्नोलॉजी हमें मुहैया कराता है। तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, 50 से 80% का हमारा जो डिफेंस एक्विजिशन है वो रूस से आता है। तो उस निर्भरता को कम करने के लिए हमको अपने डिफेंस एक्विजिशन में चेंज करना पड़ेगा, जो शुरू भी हो गया है, लेकिन उसमें असर दिखने में टाइम लगेगा। तो पहली हो गई नंबर एक ये बात। दूसरी बात ये है, देखिए कि ये चाइना को लेकर रूस हमको हेल्प कर सकता है, क्योंकि चाइना को बैलेंस करने में रूस का एक रोल होगा। ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है, इस बात को तकरीबन हर कोई कह रहा है, इस बात को हर कोई समझ रहा है। उसके अलावा कुछ बातें और भी हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। पहला फैक्टर आएगा मेरी नजर में, जो हम अफगानिस्तान में अपनी रेलेवेंस बना के रखना चाहते हैं, वहां भी हमारा रूस वहां से हमें रूस से सहायता मिलती रही है, और आगे भी मिलने की उम्मीद हम करेंगे, अगर हम अपना स्टैंड जो है वो एंटी रशिया ना बना के रखें। नंबर एक। दूसरी बात ये कि जो इंडियन आउटरीच है सेंट्रल एशिया में, स्पेशली अभी इस बार आपने देखा कि कैसे जनवरी के महीने में हमारे विजिट भी किए हमारे मिनिस्टर्स ने वहां पे, और वी रियली वांट टू रीच आउट टू सेंट्रल एशिया, द 5 कंट्रीज। वो रूस की एक सॉफ्ट अंडरबेली है, और वहां भी हमें रूस से अगर अच्छे ताल्लुकात हमारे होते हैं तो हमें वहां बहुत फायदा होगा। तीसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रूस जो है वो देखिए, हमारे प्रतिद्वंदी पाकिस्तान रूस के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाने की मुहिम में लगा हुआ है। अभी हम जो यहाँ डिबेट कर रहे हैं, और पैरेलल हम जानते हैं कि इमरान खान आज मॉस्को जा रहे हैं। अभी तक रूस ने पाकिस्तान को वेपन्स देने में अपनी रेड लाइंस को क्रॉस नहीं किया है, मतलब कोई ऐसे बहुत निर्णायक वेपन्स कभी रूस ने पाकिस्तान को नहीं दिए हैं। लेकिन इस सिचुएशन के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस उभर रहे हैं, उसमें अगर हमारा मित्र रूस अगर पाकिस्तान को वैसे वेपन्स देता है जो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करे, और करने की बहुत संभावना जहां होगी, तो दैट विल अफेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये, जो आई एम श्योर उस पर बहुत बातें हो रही हैं, कि जो इन जनरल जो एनर्जी क्राइसिस होगी दुनिया भर में और हो रही है, जिसका असर भी हम देख रहे हैं, उससे कोई देश अछूता नहीं रहेगा। भारत जैसी जो एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो, और इन जनरल पूरा जो विश्व है जो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से अपने को स्टेबलाइज करने की तमाम कोशिशों में लगा हुआ है, उनके लिए बहुत ही सुसाइडल होगा। धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे कैसे सैंक्शंस जो है वो डिक्लेयर कर रहा है वेस्ट, यूरोप कर रहा है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 को लेकर सैंक्शंस उन्होंने बताया कि हॉल्ट करके रहेंगे हम अभी। तो ये सब चीजें अच्छे संकेत नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे तो एक बहुत घमासान चल ही रहा है, लेकिन जियो इकोनॉमिकली हम एक बहुत ही बड़े संकट की तरफ जा रहे हैं। जी, तो क्योंकि कल रूस ने ट्वीट भी किया था जब ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को रोकने की बात की थी, और जर्मन चांसलर ने कि देखिए एक क्यूबिक मीटर गैस अब आपको €2 का पड़ेगा, यानी करीब ₹150 से ऊपर का पड़ने वाला है जर्मनी को, जो कि कम से कम 55 से 60% गैस रूस से खरीदता है। फ्रांस भी इसीलिए डर रहा था कोई पोजीशन लेने से, क्योंकि फ्रांस भी बहुत बड़ी मात्रा में गैस रूस से खरीदता है।